new chapter, chapter 1, matter in our surroundings. What is matter? Matter होता क्या है? Anything that occupies space and have some mass is called matter. कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम कहते हैं मैटर. जैसे कि ये फोन कवर है, मैं इसको उठाती हूं, इसका कुछ ना कुछ मास है, क्लियर. और जब मैं इसको कहीं रख देती हूं ये कुछ स्पेस भी लेता है, सो इट इज अ मैटर. दिस पेन, इसको मैंने उठा रखा है, इसका कुछ ना कुछ मास है, क्लियर. और जब मैं इसको कहीं रख देती हूँ ये कुछ ना कुछ स्पेस भी लेता है. तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर. नेक्स्ट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर का नेचर क्या है? फिजिकल नेचर क्या है मैटर का? मैटर कैसा होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे. We will take a beaker and take 50 ml of water in it. Then we will add some salt in it, 1 spoon of salt, and we will stir it. When we will stir it, what happened to this water? Is the level of water rises? क्या water का level बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता. Then where does that salt go? कहाँ गया वो salt? Salt के particles ने water के particles के बीच में अपनी space बना ली और वो पूरे के पूरे पानी में घुल गया. और उसके बावजूद भी जो water का level था वो उतने का उतना ही रहा. तो जो प्रूव करता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. एक और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं. अगर हम एक चौक ले लें और उस चौक को हम पीसेस में तोड़ते जाएं तो क्या होगा? फाइनली एक स्टेज आ जाएगी, पाउडर सा बन जाएगा. तो क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे. पर वो भी क्या होंगे? उस चौक के क्रिस्टल होंगे छोटे छोटे. और वो एक क्रिस्टल भी बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं कितने छोटे होते हैं? Particles of matter are very small. Very small. They are very small. If we are going to place them one over one, एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं, तो then only the hardness, thickness hardly of one paper will be achieved. एक पेपर की थिकनेस अचीव होगी उससे भी. अगर कई मिलियन ऑफ पार्टिकल्स को हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो उससे भी केवल एक पेपर की थिकनेस जितनी थिकनेस मिलेगी हमें. सो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स. सो स्मॉल पार्टिकल्स दैट वी कांट इमेजिन. वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ वन मोर एक्टिविटी. वी विल टेक 100 ml of water in a beaker. ml of water in a beaker, and then we will put 1 crystal of potassium permanganate in it, KMnO4. Then we will stir it. When we will stir it, the whole water will get colored. Then we will take one more beaker and take 90 ml of water in it. Now 90 ml you will take. And we will take 10 ml from this water. इस water का हम 10 ml लेंगे and we will put that 10 ml in this beaker. Then what will happen? This water will also get colored. Then we will take one more beaker. We will again take 90 ml of water in it.
90 ml वाटर ले लेंगे, वी विल टेक 90 ml वाटर इन इट एंड अगेन वी विल टेक 10 ml फ्रॉम दिस previous one and add that 10 ml water in it, colored water from previous beaker. Then what will happen? Again this water will get colored. We will repeat this activity 7 to 8 times and even then we will see in the last beaker that water is still colored. Why it is so? It is so because this one crystal of KMnO4 is made up of many particles. एक जो क्रिस्टल है KMnO4 का वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वो पार्टिकल्स जो हैं वो पूरे के पूरे इतने सारे पानी को कलर करने के लिए काफी हैं, सफिशिएंट हैं। तो हमने देखा कि KMnO4 के एक क्रिस्टल ने कितने सारे पानी को कलर कर दिया, जिससे प्रूव होता है कि मैटर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। एक बीकर लेंगे, 100 ml वाटर ले लेंगे एंड देन वी विल ऐड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने के बाद उसको हिलाएंगे तो क्या होगा? क्या पानी का लेवल राइज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में अपना स्पेस बना लेते हैं। अब उन्होंने अपना स्पेस पानी के पार्टिकल्स के बीच में कैसे बनाया? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट था, जिससे प्रूव होता है कि particles of matter have space between them. Second, particles of matter are continuously moving. लगातार मूव करते रहते हैं। मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक इंसेंस स्टिक लेते हैं और उसको रूम के एक कॉर्नर में जला देते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है? उस इंसेंस स्टिक की अगरबत्ती की स्मेल पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है। कैसे फैल गई? क्योंकि उसके पार्टिकल्स ने मूव किया, क्लियर, और मूव करके वो पूरे रूम में फैल गई, जिससे प्रूव हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम तो हमने एक जगह खड़े होकर लगाया, तो थोड़ी देर में पूरे रूम में परफ्यूम की स्मेल कैसे हो जाती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। इस एक और एक्टिविटी से हम इसको समझ सकते हैं। एक बीकर लेंगे, उसमें कुछ वाटर लेंगे और उसमें फिर हम एक क्रिस्टल KMnO4 का डालकर उसको हिलाएंगे। जैसे ही हम हिलाएंगे पानी जो होता है वो कलर्ड हो जाता है। कैसे कलर्ड हो गया? क्योंकि KMnO4 के पार्टिकल्स ने मूव किया और मूव करके वो पूरे के पूरे पानी में मिक्स हो गए और पूरा का पूरा पानी कलर्ड हो गया, जिससे प्रूव होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। हम क्या करेंगे? एक आयरन का पीस ले लेंगे, एक चौक का पीस ले लेंगे और एक इलास्टिक ले लेंगे और इन तीनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। चाहे उसको हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करेंगे, आयरन को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करेंगे, इलास्टिक को खींच कर तोड़ने की कोशिश करेंगे, चौक को भी हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा इन तीनों में से जल्दी टूट जाएगा? आयरन, चौक या फिर इलास्टिक? इन तीनों में से चौक के पार्टिकल्स को तोड़ना आसान होगा, पर आसान तो होगा पर वो एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? ड्यू टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हैविंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में होते हैं, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। सपोज आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और टीचर क्या करते हैं? प्लेग्राउंड में ले जाता है उसको। प्लेग्राउंड में हम उनको ले जाते हैं, तो प्लेग्राउंड में ले जाने के बाद हम उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। 4 ग्रुप्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स ईच। और हम ग्रुप ए के स्टूडेंट को कहते हैं कि आप लोग अपनी फिंगर्स को ज्वाइन करके खड़े हो जाओ, लाइक दिस। पांचों के पांचों स्टूडेंट्स अपने फिंगर को ज्वाइन करके खड़े हो जाते हैं।
ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप अपने हाथ पकड़कर खड़े हो जाओ। पांचों के पांचों स्टूडेंट्स अपने हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। ग्रुप सी के स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप अपनी बाजुओं से एक दूसरे को कस के पकड़ लो। और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स को कहते हैं कि इन तीनों ग्रुप्स के बच्चों को तोड़ने की कोशिश करो। ग्रुप डी के बच्चे किस ग्रुप को तोड़ने में जल्दी सफल हो जाएंगे? ग्रुप ए के बच्चों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल एक दूसरे को सिर्फ फिंगर से टच किया हुआ है, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। जितने ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे उनको तोड़ना उतना ही इजी होगा। और ग्रुप उसके बाद कौन से ग्रुप को तोड़ पाएंगे बच्चे? ग्रुप बी को, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हाथों से कसकर पकड़ा हुआ है। जबकि ग्रुप सी के बच्चों को तोड़ पाना, अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को कस के पकड़ा हुआ है, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो मैटर उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखते हो आपके चारों तरफ कितनी तरह का मैटर है। एयर प्रेजेंट है चारों तरफ, वाटर है, मिल्क है, चेयर्स में यूज करते हो, ट्रीज हैं, ट्रीज में वुड है, वुड मिलती है ट्रीज से हमें, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, कितनी ही तरह का मैटर है। तो इन सब चीजों को देखने से हमें क्या आइडिया मिलता है कि मैटर कितनी तरह का होता है। जो मैटर है वो 3 तरह का होता है, 3 स्टेट्स में पाया जाता है। मैटर जो है इट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। जो आप चेयर यूज कर रहे हो, वुड है, ट्रीज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब सॉलिड स्टेट में आते हैं। आइस है, सॉलिड स्टेट में आती है। लिक्विड स्टेट वाटर है, मिल्क है। गैसियस स्टेट गैसेस हैं चारों तरफ प्रेजेंट है हमारे, एयर है, एलपीजी गैस आप घरों में यूज करते हैं। ऑल दीज कम इन गैसियस स्टेट। नाउ विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज स्टेट्स। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट। I am taking this book. No. This book. When I place it, I can draw its boundary. इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर सकती हूँ मैं। ये पेन है मेरे पास, आई कैन प्लेस इट एनीवेयर एंड आई कैन ड्रॉ इट्स बाउंड्री। बाउंड्री ड्रॉ करके मुझे क्या पता है? I come to know that these things have a fixed shape. इनकी एक fixed shape है, fixed shape है। These things have a definite volume. fixed shape है, fixed volume है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? solid कहते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक कि क्या जब मैं इसको दबाने की कोशिश करती हूँ, क्या मैं इसको दबा पा रही हूँ? No, I can't compress it. So these are not easily compressible. So these are the characteristics of solid state. So what is a solid? Solid is that having fixed shape and volume. Shape और volume fix होते हैं, cannot be compressible, नॉट कंप्रेसिबल, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब कंप्रेस नहीं किया जा सकता मीन्स दे आर रिजिड। सॉलिड है, क्या ये फैल सकते हैं, बह सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बह जाएंगे? नहीं बह सकते। सो दे आर नॉट फ्लूइड्स। फ्लूइड्स वो चीजें होती हैं जो कि फ्लो करती हैं, बह जाती हैं। लिक्विड स्टेट,
लिक्विड स्टेट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? अब वाटर है, अगर हम उसको 50 वी विल टेक 50 ml ऑफ वाटर, we will take 50 ml of water in a beaker. Now we will transfer this in a glass. Now we will transfer it in a bowl. अब हमने 50 ml पानी लिया, उसको बीकर में लिया, हमने उसको ग्लास में ट्रांसफर कर दिया, फिर हमने उसको कटोरी में ट्रांसफर कर दिया, बाउल में ट्रांसफर कर दिया। तो क्या हुआ? क्या वाटर का वॉल्यूम कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। रहा तो वो 50 ml ही ना, बट इट्स शेप चेंजेस, इसकी शेप चेंज हो गई। जिस भी कंटेनर में इसको लिया गया वाटर को, उसने उसी कंटेनर की शेप ले ली। जब ये बीकर में था तो इसने बीकर की शेप ली हुई थी। जब हमने इसको ग्लास में ट्रांसफर किया, इट हैज टेकन द शेप ऑफ द ग्लास, एंड व्हेन वी हैव ट्रांसफर्ड इट इन अ बॉल, it has taken the shape of a ball. So what does it conclude? It concludes that liquids are those which do not have fixed shape but have fixed volume. इनका volume तो fix रहा ना, water तो 50 ml का 50 ml ही रहा. So liquids do not have fixed shape but have fixed वॉल्यूम. हम क्या करेंगे, एक सिरिंज लेंगे, सिरिंज में हम कुछ वाटर फिल कर लेंगे, उसकी निडल को हटाकर उसकी माउथ पे कैप लगा देंगे और उसका पिस्टन फिट करेंगे. तो क्या होगा, थोड़ा सा पिस्टन अंदर चला जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो लिक्विड है वो कंप्रेस हो जाते हैं. क्यों कंप्रेस हो जाते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स में स्पेस प्रेजेंट होता है. कैन बी कंप्रेस्ड. लिटिल, थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है. दे आर नॉट रिजिड, हार्ड नहीं होंगे. ये लिक्विड्स हार्ड नहीं होते ना. अब वाटर है, हमने एक जग में वाटर लिया और हम एक गिलास में उस पानी को डालना शुरू करते हैं. गिलास पूरा फिल हो गया वाटर से. तो क्या होगा, उसके बाद वाटर जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, बह जाएगा, फर्श पे फैल जाएगा. जहां भी हमने गिलास को रखा होगा वहां फैल जाएगा. अब क्योंकि वाटर फैल जाता है, फ्लो करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ फ्लूइड. सो लिक्विड्स आर फ्लूइड्स. Clear? Fluid in nature. Now gaseous state. आप एक बैलून लेते हो, उसमें हवा भरते हो, एयर भरते हो, तो क्या होता है, बैलून की शेप ले लेती है. एयर में गैसेस है ना, डिफरेंट गैसेस, तो एयर क्या करती है, बैलून की शेप ले लेती है. आपके घरों में सिलेंडर आता है गैस का, उसमें जो गैस है उसने सिलेंडर की शेप ले रखी है. मीन्स जो गैसेस हैं उनका ना तो कोई फिक्स शेप होती है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है. नॉट हैव फिक्स शेप, दे डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम. गैसेस हैं, हम एक सिरिंज लेंगे अगेन, उसमें हम उसके निडल को हटा के माउथ को कवर कर देंगे, पिस्टन लगा देंगे और उसको हम कंप्रेस करेंगे. तो वो पिस्टन जितना वाटर के केस में अंदर गया था उससे ज़्यादा अंदर चला जाएगा. इससे पता चलता है कि गैसेस को और ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. एंड गैसेस ऑल्सो फ्लो. एक थोड़ी सी गैस होती है, पूरे से पूरे रूम में फैल जाती है. आप देखते हो घर पे एलपीजी गैस अगर लीक हो जाती है
तो किचन में लीक हुई होती है, पर उसकी स्मेल थोड़ी ही देर में पूरे के पूरे घर में फैल जाती है, इनफैक्ट सराउंडिंग्स में भी फैल जाती है। सो दे आर ऑल्सो फ्लूइड इन नेचर। अब हमने एक प्रॉपर्टी इसमें पढ़ी है कंप्रेसिबिलिटी की, कि सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड्स को थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है, गैसेस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स में जो स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है। द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली अरेंज, बहुत ही टाइटली अरेंज पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, या अगर होता भी है तो ना के बराबर होता है। द पार्टिकल्स आर वेरी कम्पैक्टली अरेंज्ड। अब इतनी टाइटली पैक पार्टिकल्स हैं, क्लोजली पैक पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं है, इसी वजह से इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। लिक्विड्स को थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि लिक्विड के केस में पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंट होता है। और गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? नेक्स्ट है जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कम क्यों होती है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं टाइटली पैक होते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो ये कैसे मूव करेंगे? ये मूव ही नहीं कर सकते। दे ओनली वाइब्रेट एट देयर मेन पोजीशन, अपनी पोजीशन पर थोड़ा सा हिल के ही रह जाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई दे पोजेस वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा होती है, हैव more kinetic energy than solids। सॉलिड से इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों थोड़ी सी ज्यादा होती है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स में थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे पोजेस a little kinetic energy which is greater than particles of solids। अब गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वेरी लार्ज काइनेटिक एनर्जी। दे पोजेस वेरी लार्ज काइनेटिक एनर्जी। गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। दे कैन मूव इजीली एंड दे कैन मूव इजीली, सो दे पोजेस वेरी लार्ज काइनेटिक एनर्जी। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब आप देखते हो कि जैसे आपके घर में खाना पक रहा होता है, तो खाना पक रहा होता है, किचन में पक रहा होता है, पर आपको उसकी स्मेल दूर कमरे में बैठे हुए भी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उस समय जब खाना पक रहा है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो स्मेल है उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं तेजी से और आप तक उसकी स्मेल पहुंच जाती है। पर अगर आपको ठंडे खाने की स्मेल लेनी है तो आपको उस खाने के पास जाकर उसको सूंघना होता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। So kinetic energy of the particles depends on temperature. Now you understood the difference between the particles of solids, liquids and gases. What is the difference between solid, liquid and gas? That solid particles do not have any space between them. Particles of liquids have a little space between them, and particles of gases have large space between them. Solids have fixed shape and volume. Liquids do not have fixed shape, but they have fixed volume. And gases, they do not have fixed shape and do not have fixed volume. Gases का ना तो shape fix होती है और ना ही volume fix होता है. Solids are
नॉट कंप्रेसिबल, सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जबकि एक्सेप्शन है यहाँ। आप देखते हो घरों पे आप स्पंज होती है आपके घर में, कॉटन होती है, उसको आप दबाते हो दब जाती है, फिर भी उसको सॉलिड क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड सॉलिड? क्योंकि ये कंप्रेस हो रही है, स्पंज एंड कॉटन। स्पंज और कॉटन के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स में एयर फील्ड होती है। जैसे ही हम उनको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो दबाने से क्या होता है, उनके बीच की एयर निकल जाती है, जिससे वो कंप्रेस हो जाती है। पर जैसे ही हम प्रेशर रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इसीलिए उसको सॉलिड कहा जाता है, बिकॉज इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। सिमिलर इज द केस विथ इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है? हाईली इलास्टिक को हम खींच सकते हैं, हाईली स्ट्रेचेबल होता है, फिर भी उसको सॉलिड कहते हैं। क्यों कहते हैं सॉलिड? क्योंकि इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन वी लीव इट। जब हम उसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इलास्टिक अपनी पहले वाली शेप में वापस आ जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉलिड। व्हाई आयरन एंड मीरा इज अ सॉलिड? आयरन एंड मीरा सॉलिड क्यों है? ये बोथ सॉलिड क्यों है? बिकॉज इट इज हैविंग अ डेफिनेट शेप। इसकी एक फिक्स शेप है। आयरन एल्मीरा की भी एक फिक्स शेप है। इट हैज डेफिनेट शेप एंड दीज कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सॉलिड। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड अ लिटिल। लिक्विड्स को थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है। आप देखते हो घर पे जो एलपीजी सिलेंडर में गैस, सिलेंडर के अंदर जो गैस फिल होकर आती है, वो लिक्विड स्टेट में आती है। तो इतने छोटे से सिलेंडर में इतनी सारी गैस कैसे आ गई? उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल किया गया। क्लियर? तो जब सिलेंडर में गैस फिल होकर आती है, तो वो लिक्विड स्टेट में आती है। लिक्विड स्टेट में लाने के बाद ही उसको कंप्रेस किया जाता है। गैसियस स्टेट, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। सॉलिड ये मूव नहीं कर, फ्लो नहीं करते, बहते नहीं है सॉलिड। दैट्स व्हाई दे आर नॉट फ्लूइड्स। सॉलिड फ्लूइड नहीं है। लिक्विड्स कैन फ्लो, दैट्स व्हाई दे आर फ्लूइड। एंड गैसेस they can also flow, so they are also fluid in nature. Solids are hard, they are rigid. Liquids are not rigid, and gases are also not rigid. Solids, particles of solids possess very less kinetic energy due to less intermolecular forces due to the presence of less spaces, intermolecular space between them. इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, क्योंकि वो आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं। लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स में थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दे पोजेस मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो आसानी से कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? मीन्स क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है? क्या लिक्विड गैस में चेंज हो? आंसर इज यस। अ सॉलिड कैन चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एंड अ लिक्विड कैन चेंज इनटू गैस। हाउ? we will see with the help of this experiment. What we will do? We will take a iron stand. एक आयरन स्टैंड लेंगे, then we will take a beaker, और बीकर में कुछ आइस ले लेंगे और बर्नर की हेल्प से आइस को हीट करना शुरू करेंगे। इसमें हम एक थर्मामीटर लगा देंगे और एक ग्लास स्टिरर लगा देंगे। स्टिरर से हम उसको हिलाते रहेंगे, और जैसे जैसे ये हीट होना स्टार्ट होगा, हम वो टेम्परेचर नोट करेंगे जहां पर जो आइस है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होती है। क्लियर? वो टेम्परेचर नोट करना है जहां आइस जो है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होगी। उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। So what is melting point? It is the temperature at which a solid changes into liquid. जिस टेम्परेचर पर एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है, उसे उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो है 273.16 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। जो आइस है वो 273.16 केल्विन पर
वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273.16 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने देखा कि जो आइस है वो कौन सी स्टेट में थी, सॉलिड स्टेट में, और जब हमने उसको हीट किया तो वो लिक्विड स्टेट में यानी कि वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। तो जिससे प्रूव हो गया कि जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग हीट। अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है हीट करने पर सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, जिससे जो पार्टिकल्स हैं वो तेज मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमने आइस को हीट किया तो हमने क्या किया, आइस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ जो आइस के पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और उस एनर्जी ने उनके फोर्सेस जो थे उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे उनको वीक कर दिया, तोड़ दिया। तो जिससे क्या हुआ, जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो अपनी जगह पे मूव करना शुरू कर देते हैं। मूव करना शुरू करते ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और फिर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमने देखा फिर हम अभी भी आइस को कंटिन्यूअसली हीट करना स्टार्ट रखेंगे। हम तब तक आइस को हीट करते रहेंगे जब तक कि पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। और हम टेम्परेचर को भी ध्यान से देखते रहेंगे। हम ये देखेंगे कि जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर मान लो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई थी, तो जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, जब तक पूरी की पूरी आइस का वाटर नहीं बन जाता, तब तक जो टेम्परेचर है ना वो सेम रहता है, इससे इंक्रीज नहीं होता। बट हम हीट तो कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि जितनी हीट हम इसको सप्लाई कर रहे हैं वो आइस के वाटर में कन्वर्ट होने में, वो स्टेट के चेंज होने में यूज हो रही है। जो हीट है वो एक स्टेट के दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने में यूज हो गई, तो इस वजह से वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो वो हीट कहाँ गई? वो उस पार्टिकल्स के बीच में हिडन हो जाती है, छुप जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट? द हीट एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉलिड ड्यूरिंग इट्स कन्वर्जन इनटू लिक्विड स्टेट। एक सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट होने के दौरान जो हीट एब्सॉर्ब की उसने, जो उसके पार्टिकल्स ने एब्सॉर्ब की, उस हीट को लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन हीट। लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन। लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट। और ये जो हीट है ये उसके टेम्परेचर में कोई चेंज शो नहीं करती है, जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? ये अमाउंट होता है हीट एनर्जी का, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट आया ना इसका, तो 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और वाटर के केस में जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, 273.16 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर के केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के पार्टिकल्स में आइस के पार्टिकल्स से ज्यादा एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि उस समय आइस जो है वो सॉलिड थी और उस समय वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, और जब तक पूरी की पूरी आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती हम उसको कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी वजह से वाटर के पार्टिकल्स में एनर्जी ज्यादा होगी और आइस के पार्टिकल्स में एनर्जी कम होगी सेम टेम्परेचर पर। नाउ वी विल कंटिन्यू हीटिंग दिस वाटर। वाटर को हीट करना स्टार्ट करेंगे और थर्मामीटर में कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर पर नजर बनाए रखेंगे और उस टेम्परेचर को नोट करेंगे जहां पर
जो वाटर है वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा। तो इस टेम्परेचर पर जो वाटर है वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। ये टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉईल करना स्टार्ट करता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which a liquid changes into its gaseous state। वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब वाटर बॉईल होता है तो वो वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है ना, गैस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पर बॉईल करना स्टार्ट करता है या गैस में चेंज होना स्टार्ट करता है, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर के केस में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। नाउ वी विल कंटिन्यू हीटिंग द वाटर। वाटर को कंटिन्यू हीट करते रहेंगे और उसके टेम्परेचर पर भी नजर बनाए रखेंगे। तो उस टाइम अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे पूरा का पूरा वाटर बॉईल होना स्टार्ट कर देता है। और जब पूरा वाटर बॉईल होना स्टार्ट करता है, उस समय भी उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों नहीं आता? अगेन सेम इज द रीजन, जितनी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो उस वाटर के गैस स्टेट में कन्वर्ट होने में यूज अप हो रही है, एंड दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। बट लिक्विड के केस में उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। सॉलिड के केस में वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं और लिक्विड के केस में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। सो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? It is the amount of heat energy required to change 1 liter of liquid into gas at its boiling point। 1 लीटर लिक्विड के उसके बॉइलिंग पॉइंट पर गैस में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। अब वाटर जब बॉईल हो रहा है तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है तो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो उस समय जो स्टीम के पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज्यादा एनर्जी होती है। क्यों ज्यादा एनर्जी होती है? क्योंकि हम कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं जो उन पार्टिकल्स में स्टोर हो रही है, हिडन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो अ सॉलिड कैन चेंज इनटू लिक्विड एंड अ लिक्विड कैन चेंज इनटू गैस बाय हीटिंग। क्लियर? अगर हम हीट करते हैं तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को फर्दर हीट करते हैं तो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती है। क्लियर? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं और इस प्रोसेस को किसी भी सॉलिड के गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होने की प्रोसेस को विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसको सब्लिमेशन कहते हैं। सो व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड कैन चेंज डायरेक्टली इनटू गैस और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। गैस कैन चेंज डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। किसी भी सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना या किसी भी गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना लिक्विड स्टेट में गए बिना, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं कैम्फर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा। आप देखते हो आपके घर पे कैम्फर होता है, कपूर, आपकी मम्मी उसको जलाती है तो क्या होता है? क्या वो मेल्ट होता है? नहीं होता, वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से आपकी मम्मी कपड़ों में नेफ्थलीन की बॉल्स रखती है, कपड़ों को जर्म्स फ्री रखने के लिए उसमें नेफ्थलीन की बॉल्स रखी जाती हैं। क्या कभी आपने देखा कि वो नेफ्थलीन की बॉल्स पिघल गई हो, मेल्ट हो गई हो? नहीं होती हैं, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, उड़ जाती है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो कैम्फर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सबलाइम हो जाते हैं। सबलाइम हो जाते हैं मीन्स डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक चाइना डिश लेंगे, वी विल टेक अ चाइना डिश और उसमें कुछ कैम्फर या फिर अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे क्रश करके, अच्छे से पीस कर, फिर हम उसको हीट करेंगे।
जब हम उसको हीट करेंगे तो हमें उसके चाइना डिश के ऊपर हम एक फनल उल्टी करके रख देंगे और फनल के जो माउथ है उसको कॉटन से प्लग कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि जो वेपर्स बने वो बाहर ना जा पाए और हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकें। तो जब हम उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर हमने लिया है चाइना डिश में, उसके वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वो मेल्ट नहीं होगा, डायरेक्टली वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और अब क्योंकि ऊपर कॉटन प्लग लगा हुआ है और जब कोई चीज इवेपोरेट होकर ऊपर जाती है, एयर जब गर्म हो जाती है ऊपर उठती है तो ऊपर जाकर वो ठंडी हो जाती है। इसी तरह से जो ये वेपर्स हैं ये भी जब फनल में ऊपर उठते हैं तो ऊपर जाकर ठंडे हो जाते हैं और फनल की वॉल्स के ऊपर डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि प्लग किया हुआ कॉटन लगी हुई है। तो इससे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि किस तरह से एक सॉलिड जो है वो पहले गैस स्टेट में आता है और ठंडा होने पर फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाता है। और हमें ये भी पता लगता है कि बीच में उसकी लिक्विड स्टेट नहीं आई है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या है? किसी भी सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना और किसी भी गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना without undergoing liquid state is called sublimation। तो अभी तक हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, कि किस तरह से मैटर की स्टेट्स चेंज हो जाती हैं टेम्परेचर के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से। जैसे कि अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर से कैसे स्टेट चेंज होती है हमने अब तक ये पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो उसका स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्या इफेक्ट होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड के गैस में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है किसी भी टेम्परेचर पर, और वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। तो किसी भी लिक्विड के गैस में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? 4 फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सरफेस एरिया। अब हम क्या करेंगे, 5 ml वाटर लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और उसको हम विंडो के पास रख देंगे या किसी फैन के नीचे रख देंगे और 5 ml ही वाटर लेंगे हम एक चाइना डिश में। 5 ml वाटर लेंगे हम एक चाइना डिश में और उसको हम विंडो के पास रख देंगे जहां पर सनलाइट आती हो। 5 ml और वाटर लेंगे एक दूसरी चाइना डिश में और उसको हम फैन के नीचे रख देंगे। 5 ml और वाटर लेंगे एक और चाइना डिश में और उसको हम एक कबर्ड में रख देंगे। और 2-3 दिन के बाद हम उस वाटर को देखेंगे कि उसका क्या हुआ, कि उसके ऊपर टेम्परेचर का या फिर एयर का या सनलाइट का क्या इफेक्ट पड़ा। तो हम क्या देखेंगे 2-3 दिन के बाद, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें से वाटर बहुत कम इवेपोरेट हुआ होता है और जो चाइना डिश हमने कबर्ड में रखी है उसमें से भी वाटर बहुत कम इवेपोरेट होता है और जो चाइना डिश हमने सनलाइट में रखी है उसमें से ऑलमोस्ट सारा वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो चुका होता है और जो चाइना डिश हमने फैन के नीचे रखी है उसमें भी थोड़ा बहुत वाटर बचा होता है। तो इससे भी क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि टेम्परेचर का, सनलाइट है तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, सनलाइट का, फैन के नीचे विंड स्पीड ज़्यादा है, विंड स्पीड का इवेपोरेशन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतनी ही फास्ट होगी। इंक्रीजेस इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इवेपोरेशन increases with increase in surface area। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा इवेपोरेशन फास्ट होगी। जैसे कि आप चाय पीते हो, आप चाय लेते हो, एक कप में लेते हो और कप से चाय को पीना शुरू करते हो तो चाय जो होती है देर तक गर्म रहती है, पर अगर आप उसी चाय को उस कप से प्लेट में, सॉसर में ट्रांसफर कर देते हो तो वो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है और आप उसको आसानी से पी लेते हो। कैसे, क्यों हुआ ये?
क्योंकि जब कप में चाय थी तो उसका कप का जो सरफेस एरिया था वो कम था, जो कप था उसका सरफेस एरिया कम था, ये सरफेस एरिया था उसका, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से इवेपोरेशन भी फास्ट थी, और इवेपोरेशन जो होती है वो कूलिंग कॉज करती है। उसी चाय को जब हमने एक प्लेट में ले लिया, सॉसर में ले लिया, उसका इवेपोरेशन जो सरफेस एरिया है, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया, और जो चाय जो होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और हम उसको आसानी से पी लेते हैं। तो जिससे प्रूव होता है कि इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्योंकि इवेपोरेशन से कूलिंग कोज होती है। इस बात को याद रखना, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जितनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी उतनी ही कूलिंग होगी। अगर हम अपने हाथ के ऊपर कुछ ड्रॉप्स अल्कोहल के डाल लेते हैं तो हमें अपने हाथ पर कुछ ठंडक महसूस होती है। जैसे ही वो अल्कोहल उड़ जाता है तो हमें हाथ के ऊपर ठंडक महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? क्योंकि जब अल्कोहल इवेपोरेट हुआ तो उससे कूलिंग कोज हुई, जिससे हमें कूलिंग महसूस होती है, अपना हाथ ठंडा महसूस होता है उस अल्कोहल के उड़ जाने की वजह से, इवेपोरेट होने की वजह से। अब मटके में रखा हुआ पानी क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि जो मटका होता है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उन पोर्स से कंटिन्यूअसली वाटर इवेपोरेट होता रहता है, और जब वो वाटर इवेपोरेट होता है तो उसके बाद क्या होता है, जो मटका है उसके अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। अब कूलर है, जब हम कूलर में पानी डाल देते हैं और फिर उसको चलाते हैं तो कूलर ठंडी हवा क्यों देने लगता है? क्योंकि कूलर में हमने वाटर फिल कर दिया, और बाहर सराउंडिंग्स में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन फास्ट होगी, और इवेपोरेशन फास्ट होने के बाद आपको पता है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो जो आसपास की एयर है, कूलर के आसपास की एयर वो ठंडी हो जाती है और हमें ठंडी हवा मिलने लग जाती है। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ जाता है इवेपोरेशन फास्ट होती है। जैसे कि अब हम 10 मैं कुछ वाटर ले लूँ और उसको मैं एक टेबल पर गिरा देती हूँ ड्रॉप्स में। एक जगह मैंने उसकी ड्रॉप्स डाल दी और एक जगह मैंने उसकी ड्रॉप को फैला दिया ऐसे हाथ से, तो कौन सा जल्दी सूख जाएगा? फैला हुआ। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सो इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। Second, temperature. Evaporation also increases with increase in temperature. Evaporation increases with increase in temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तब भी जो इवेपोरेशन है उसका रेट बढ़ जाता है। इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपकी मम्मा जब कपड़े सुखाती है तो जिस दिन सनलाइट ज़्यादा होती है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू जिस दिन सनलाइट कम होती है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पानी जो होगा कपड़ों में वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाएंगे। नेक्स्ट है विंड स्पीड। विंड स्पीड मीन्स विंड क्या होती है? फास्ट मूविंग एयर। जब जिस दिन हवा तेज चल रही होती है उस दिन भी इवेपोरेशन का रेट फास्ट होता है, तो बिकॉज इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप देखते हो जिस दिन आपकी मम्मी ने कपड़े डाले होते हैं सूखने के लिए और अगर तेज हवा चल रही है और सनलाइट भी है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। अब सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड के बढ़ने के साथ साथ इवेपोरेशन बढ़ जाती है, बट ह्यूमिडिटी के केस में उल्टा होता है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन स्लो होगी, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन फास्ट होगी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में कितने वेपर, जो एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उनका कितना अमाउंट है, उतनी एयर की ह्यूमिडिटी होती है। क्लियर? तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। जो एयर है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स को ही होल्ड कर सकती है। अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मीन्स उस एयर में पहले से ही वाटर वेपर ज्यादा है, तो वो और ज्यादा वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इवेपोरेशन जो होती है वो स्लो हो जाती है। क्लियर? और जब ह्यूमिडिटी एयर में कम है, मीन्स एयर में वाटर वेपर का अमाउंट कम है, ठीक है, तो उसमें और वाटर वेपर्स को कैरी करने की पावर होती है, तो जिसकी वजह से इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। So, what are the factors which affect the rate of evaporation? Surface area, temperature, wind speed and humidity. Now we will study
हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग? इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करती है? जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग्स की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ले जाता है अपने साथ साथ। बीच में ना बोल लो ना। हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग? इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे प्रोड्यूस होती है? जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो जब वो इवेपोरेट होता है तो अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी को भी ले जाता है, हीट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और हीट एनर्जी के लॉस्ट होने की वजह से, हीट एनर्जी के चले जाने की वजह से, एब्जॉर्ब होने की वजह से जो सराउंडिंग्स हैं उसमें कूलिंग प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने हाथ पर कुछ बूंदे एसीटोन की या अल्कोहल की डाल लेते हैं और जब वो अल्कोहल या एसीटोन उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो हमें अपने हाथ पर कुछ ठंडक सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जब एसीटोन या अल्कोहल इवेपोरेट होता है तो वो अपने साथ साथ हमारे हाथ में से कुछ एनर्जी भी ले जाता है और एनर्जी के कम होने की वजह से हमारे हाथ पर ठंडक प्रोड्यूस होती है। बेटा, जब आप देखते हो कि गर्मियों में अक्सर लोग छत पर पानी छिड़कते हैं। वो क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि जब वो छत पर पानी डालते हैं तो क्या होता है, सनलाइट की वजह से या ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेशन जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो अपने साथ साथ सराउंडिंग से हीट एनर्जी को भी ले जाता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। कूलर में जब हम पानी भरते हैं तो कूलर से हमें ठंडी हवा मिलती है। क्यों? क्योंकि जब कूलर में पानी डाल देते हैं तो जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो आसपास की एयर से वो एनर्जी ले जाता है, जिसकी वजह से आसपास की एयर ठंडी हो जाती है। घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि घड़े में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर से रेगुलरली वाटर जो है इवेपोरेट होता रहता है और जब वो वाटर इवेपोरेट होता है तो घड़े के पानी में से भी वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एज ए रिजल्ट जो घड़े के अंदर का पानी है वो ठंडा हो जाता है। So now we have studied about how evaporation causes cooling. Because the particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation, which makes the surroundings cold. Why do we wear cotton clothes in summer? हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? आपको पता है गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमें गर्मी लगती है। और जो कॉटन है वो वाटर का बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। तो कॉटन क्या करता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस वाटर को सराउंडिंग से एक्सपोज कर देता है, स्वेट को सराउंडिंग से एक्सपोज कर देता है, जिससे क्या होता है जो वो स्वेट होता है हमारा वो इवेपोरेट हो जाता है। और आपको पता है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? अगर हम कोई फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल या फिर किसी गिलास में ठंडा पानी भरकर उसे थोड़ी देर रख देते हैं तो उसके आउटर सरफेस पर हमें पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है एयर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है। एयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में। और जब वो वाटर वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट है वो उस ग्लास के या बोतल के कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं, वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ठंडे हो जाते हैं और पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। और वो पानी की बूंदें हमें उस ग्लास या बोतल के आउटर सरफेस पर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देती हैं। सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट 3 states of matter, solid, liquid and gas. But now the scientists have discovered 2 more states of matter, plasma and Bose-Einstein condensate. In your syllabus of 9th class, only these 3 states are there, solid, liquid and gas. About plasma and Bose-Einstein condensate, you will study in higher classes. Thank you and have a nice day.